नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र इन दिनों बना हुआ है पश्चिम बंगाल। अब आप कहेंगे पश्चिम बंगाल रण क्षेत्र कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि बंगाल में चुनाव हो गए, नतीजे आ गया, बंगाल में बयार बदल चुकी है, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है, ममता बनर्जी की सत्ता हाथ से निकल गई है। लेकिन अब तो लगता है कि शायद पार्टी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। टीएमसी में शायद तख्ता पलट हो रहा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल बंगाल की राजनीति में आज जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी की टूट नहीं है, बल्कि ये उस सत्ता के अहंकार के खिलाफ विद्रोह है जिसने वर्षों तक पूरे बंगाल की राजनीति को अपनी जागीर समझ लिया था। जिस तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी ये कहा करती थी कि भाई उन्होंने तो इसे अपने खून पसीने से खड़ा किया है, आज उसी तृणमूल कांग्रेस के भीतर से ये आवाज उठ रही है कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं रह गया है, पार्टी लोकतांत्रिक नहीं रह गई है, पार्टी अब कार्यकर्ताओं की नहीं रह गई, वो तो परिवार की हो गई है। पार्टी अब ममता की नहीं, अभिषेक की हो गई है। ये आवाजें टीएमसी के उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं, उन विधायकों, उन सांसदों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं जिन पर ममता कभी इतराया करती थी। लेकिन आज जो पार्टी के अंदर हो रहा है वो ये बता रहा है कि ममता की तानाशाही झेलने वाले ये नेता, ये कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। अब जो असंतोष था वो खुलकर सामने आ चुका है। आज सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के दर्जनों विधायक खुलकर बगावत पर उतर आए। क्यों ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेता, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, आज खुद को असली विपक्ष बता रहे हैं। 60 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। विधानसभा में अलग विधायी दल बनाने की नौबत तक आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये बगावत अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि टीएमसी धीरे धीरे वन वुमेन पार्टी से वन फैमिली पार्टी बनती जा रही है। कहा यह गया कि पार्टी में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लिए जाते हैं, बल्कि सीमित दायरे में लिए जाते हैं। तानाशाही अभिषेक बनर्जी की चलती है और यही असंतोष आज खुलकर आया। यह भी कहा गया कि पुराने नेताओं को दरकिनार किया गया है, उनकी सुनी नहीं जाती, जमीनी कार्यकर्ताओं की जगह चाटुकारों को महत्व दिया जाता है। तो यही जो असंतोष था वो विस्फोट बनकर सामने आया। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिन ऋतुव्रत बनर्जी की पार्टी ने, जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया, वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। आज तो विधान भवन में कार्यालय तक उन्हें आवंटित हो चुका है, चाबी दे दी गई है कमरे की। और अब ममता बनर्जी इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी में सब कुछ ठीक था तो इतनी बड़ी बगावत कैसे हो गई? अगर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी, जैसा कि कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये तो वो लोग हैं जो कभी भी पार्टी के वफादार नहीं रहे, तो सवाल ये है कि इतने दिनों तक तो वो आपके साथ थे। लेकिन आज ये नाराजगी अगर सामने आ रही है तो ये नाराजगी क्या कहती है? क्या टीएमसी के भीतर वर्षों से दबा असंतोष अब ज्वालामुखी बन चुका है? ये तमाम वो सवाल है जो आज बंगाल की राजनीति में उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। और सवाल बड़ा ये भी कि क्या बंगाल में वही कहानी दोहराई जा रही है जो कभी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुई थी? क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि विधायकों के बाद खबर यह भी आ रही है कि अब सांसदों में भी ये आक्रोश आ गया है। और अगर टीएमसी के सांसद भी जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 28 और 8 है, अगर ये भी टीएमसी का दामन छोड़ देते हैं तो फिर टीएमसी के अस्तित्व का होगा क्या? ममता बनर्जी के अस्तित्व का होगा क्या? ये असली और नकली टीएमसी किसकी होगी? ये लड़ाई केवल पद की नहीं, टीएमसी की आत्मा की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी को परिवारवाद से मुक्त करना है। उधर बीजेपी ये कह रही है कि ये टीएमसी के कर्मों का फल है। कांग्रेस और वामपंथी इसे अपने लिए अवसर मान रहे हैं। और ऐसे में रण क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या टीएमसी में ये बगावत
टीएमसी के तख्ता पलट की कहानी लिख रही है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जन आक्रोश, और क्या ममता बनर्जी को इनकार कर रहा है? क्या ममता अपनी ही पार्टी पर नियंत्रण खो चुकी है? और क्या बंगाल में बनर्जी परिवार की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो चुकी है? ये तमाम सवाल जिनका जवाब आज रणक्षेत्र में कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले अतिथियों से जानने की कोशिश करेंगे। उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जा रही है। रिएक्शंस कुछ रखते हैं आपके सामने और फिर शुरू करते हैं रणक्षेत्र की आज की डिबेट। We have followed every norms, and that's why we have been accepted as the principal opposition in this 18th West Bengal Legislative Assembly. कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा। ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। टीएमसी जिस तरीके से इन 15 वर्षों में एक बिल्कुल आतंक का पर्याय बन गई थी, और पूरे एक परिवार का इस तरह का वर्चस्व था कि वहां के विधायक और सांसद का कोई अस्तित्व नहीं था, उनके सम्मान का भी कोई स्थिति नहीं थी और सम्मान बचाना उनको मुश्किल था। देखिए, टीएमसी का मामला अभी गोलमोल चल रहा है। अब उनको पहले तय करने दीजिए कौन पार्टी किसके साथ, कौन है नेता, कौन है। इसमें क्या कमेंट करना हमको? पार्टी खत्म हो रही है, ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, इसमें टूट फूट पार्टियों को तोड़ना, ये इनका एक मतलब आप कह लीजिए कि ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का डर दिखा के ये इनका पूरे देश में खेल बन गया है। इन्होंने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, इन्होंने अरुणाचल में पूरी की पूरी कांग्रेस तोड़ी, उत्तराखंड में कांग्रेस तोड़ी, गोवा में कांग्रेस तोड़ी, कर्नाटका में कांग्रेस तोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तोड़ी। तो अलग अलग राज्यों के अंदर इन्होंने अपना प्रयोग किया। कोशिश कर रहा है, लेकिन तृणमूल मीन्स ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल, और पूरा वर्कर लोग एकदम दीदी के साथ खड़ा है। कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस को पार्टी का सिंबल को लेकर जीत के, दीदी को तस्वीर यूज करके वोट जीत के दूसरा कैंप का ट्रैप में आ रहा है। तो सवाल यही है कि क्या टीएमसी का ये गृह युद्ध, जिनकी तस्वीरें आपने देख भी ली, ये आने वाले दिनों में क्या बंगाल की राजनीति का नक्शा बदल देगी? आइए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। स्वागत करते हैं गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ श्याम प्रसाद जी आ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम प्रकाश पांडे जी, प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए सभी को। और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शाहीन नवाज खान साहब जुड़ चुके हैं, और जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ आ चुके हैं, और मेरी सहयोगी संगीता झा, ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत संगीता जल्दी से आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पहले अभी तो देखिए, जो विधायक हैं वो नाराज हैं, विपक्ष का नेता भी ऋतुव्रत को चुन लिया गया है, और ऐसे में अब खबर ये भी आ रही है कि ये विधायक ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए जो सांसद हैं उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। और अगर वो भी टीएमसी का दामन छोड़ देते हैं तो ये टीएमसी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है।
बिल्कुल, देखिए लावनी जी, जिस तरह से हम देख रहे थे चुनाव में, जिस तरह से चुनाव हारने के बाद टीएमसी सरकार में जो फूट नज़र आ रही थी धीरे धीरे, जो कि हमने देखा कि सबसे पहले शुरुआती दौर में जो एक बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधायकों की बुलाई थी, जिस बैठक के दौरान ये कहा गया था कि सभी को ताली बजाने के लिए, सभी अभिषेक बनर्जी के लिए, जहाँ से ये नाराजगी शुरू हुई थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये दिखाना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं जो जितने भी चुनाव लड़े गए, जितने भी जो भी अच्छी जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो है अभिषेक बनर्जी की वजह से ही हो पाई है। 80 सीटें जो मिली हैं वो अभिषेक बनर्जी की वजह से ही मिली है। तो इस वजह से ही टीएमसी के नेताओं में कहीं ना कहीं जो एक गुस्सा जो है वो निकलकर सामने आया था और सभी विधायक, जो मैक्सिमम जो विधायक थे वो उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन इस बीच जो खबरें सामने आ रही है जिसमें 19 से 20 सांसद जो है वो अभी बगावत के सूर जो है उनके तरफ से निकलकर सामने आ रही है। देखिए कल्याण बनर्जी, आपको याद होगा लावनी जी कि कल्याण बनर्जी पहले भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई बार वो बोल चुके हैं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ देखिए कई सारे ऐसे नेता हैं जो टीएमसी में जो कि उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं टीएमसी के जो बाकी जो नेता हैं, सांसद है, विधायक, उनका कहना है कि कोई योग्य जो हो वो हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वो अपने नेता मानना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को लेकर जो नेगेटिवनेस है वो आज नहीं, हमने 2021 से ही लगातार ये वो आक्रोश है जो परिवारवाद के खिलाफ है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार अपने तमाम फैसलों में सबसे ज्यादा अग्रणी अभिषेक बनर्जी को रखती थी और यही वजह है। राम प्रकाश जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ, क्या यही वजह है कि इतनी नाराजगी हो गई? मतलब वो जो तानाशाही थी जिसकी वजह से ये तक आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा और उसी का ही ये परिणाम है, परिणति है कि आज टीएमसी किस तरह से टूटती बिखरती नजर आ रही है। अब तो खबर ये भी आ रही है कि विधायक तो छोड़िए, अब तो सांसद भी नाराज हो रहे हैं। सुखेंदु राय जो आपके राज्यसभा से सांसद, उन्होंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई देखिएगा बहुत जल्द सांसद भी अलग हो जाएंगे टीएमसी से। राम प्रकाश जी, देखिए मैं तो एक ही चीज हो रहा है कि ये जितने भी नेता जिनको बोल रहे हैं, ये इलेक्शन, जब तक इलेक्शन के लिए इनको टिकट मिला था और प्रचार में जाते थे तो यही मंचों से खड़ा होके बोलते थे कि ममता बनर्जी हमारी नेत्री, उनके और अभिषेक बनर्जी के सेनापति के मार्गदर्शन में हम चलेंगे और विजयी चलेंगे। तो पता है अचानक में ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव में बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि के प्रकरण की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जो विरोधी रखना ही नहीं चाह रही है, गणतंत्र को खत्म, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाह रही है तब तक, तो वो चला है। किसी को या तो सीबीआई का डर दिखा दो, किसी को ईडी का डर दिखा दो, किसी को पुलिस का, कोई भी प्रशासनिक डर दिखाओ। भाई तुम या तो हमारी बात मानो या हमारे दल में आओ। तो अब पश्चिम बंगाल में दल की नहीं तो एक बड़ी और बड़ी बीजेपी ने तो मना कर दिया है ना। बीजेपी कहाँ ले रही है साहब? नहीं, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लेकर आ रही है। बीजेपी के दरवाजे तो नहीं खुले हैं, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो। और सवाल ये है कि 1, 2, 3, 4, 10 तक समझ में आता है, यहाँ तो 60 के 60 विधायक, यहाँ सांसदों की संख्या भी अभी देखिए बढ़ने वाली है, तो सबके साथ क्या एक ही चीज हो सकती है? क्या ये संभव है जो आप कह रहे हैं राम प्रकाश जी? संभव जिन्होंने आपके ये जो देख रहे हैं एक एक की संपत्तियों पर दिखाया जा रहा है, भाई इतनी संपत्ति जन है, ये खुलेआम बोला गया है, तो संपत्तियों को अपना ठीक ठाक कर लो, नहीं तो ये संपत्तियां कैसे बच जाएगी? एकदम खुलेआम धमकी दी जाती। नहीं तो यहाँ तो ममता बनर्जी, नहीं, एक चीज मुझे समझाइए ना, एक चीज जरा समझाइए। ममता बनर्जी को तो कह रहे हैं कि हम अपनी नेता मानेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी को नहीं सुनेंगे। तो यहाँ तो मुद्दा ही कुछ और है। यहाँ पर आक्रोश तो अभिषेक बनर्जी के एट्रोसिटी के खिलाफ है। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से सीनियर जो नेता है उनको दरकिनार किया, लोगों की नहीं सुनी, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, नेताओं की नहीं सुनी, यहाँ तो आक्रोश अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। राम प्रकाश जी, नहीं, तृणमूल बोलते ममता बनर्जी ही तृणमूल है। ममता बनर्जी हट जाएगी तो एक कर्मी नहीं मिलेगा तृणमूल को। ऋतुव्रत जी आज दिया लेके खोजेंगे तो उनके पीछे एक कर्मी खड़ा नजर नहीं आएगा। 60 लोग खड़े हुए हैं साहब, 60 लोग खड़े हुए हैं साथ में, और अभी हो सकता है ये संख्या बढ़ जाए, हो सकता है ये संख्या बढ़ जाए। तो कर्मी है।
नहीं, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। राम प्रकाश जी को प्लीज रिकनेक्ट कीजिएगा। लेकिन मैं श्याम प्रसाद जी आपके पास, हम तो बोल रहे हैं, हम तो वो खुशी लगा कि वो अपने राम प्रकाश जी मैं दोबारा आपको रिकनेक्ट करवाती हूँ, थोड़ा सा शायद ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है आपका। लेकिन आपकी बात, हाँ, जो बात राम प्रकाश जी ने कही, श्याम प्रसाद जी आपके पास आ रही हूँ, उनका ये कहना है कि भाई ये सारा खेल जो है वो बीजेपी करा रही है। ये कहानी कुछ वैसी ही लगती है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुई, लेकिन उस वक्त भी आरोप बीजेपी पर ही लगा था कि ये देखिए क्या किया आपने, आपने तो लोगों को ही, अपनों को ही तोड़ दिया, और आज भी आरोप वही है। श्याम प्रसाद जी देखिए लावनी जी, यहाँ पे टीएमसी को तोड़ने की जरूरत भाजपा की नहीं है, क्योंकि टीएमसी कोई पार्टी ही नहीं है। बांग्ला में कहते हैं टाका मारा कंपनी, ये पैसा के ऊपर ही चलती है। ममता बनर्जी ने जो आंदोलन करके जो पार्टी को सत्ता में लाया था, और उसके बाद ही वो सत्ता से हट गई, क्योंकि वो पार्टी नहीं रही जिसके ऊपर विश्वास करके आदमी ने इनको लाया था। इन्होंने क्या किया, आते ही बांग्लादेश के स्लोगन लेना शुरू कर दिए। महामाटी मानुष बांग्लादेश का स्लोगन, जय बांग्ला बांग्लादेश के स्लोगन, खेला होबे बांग्लादेश का स्लोगन। और जिन पश्चिम बंगाल के आदमियों ने इनको लाया था, वो सिर्फ एक कौम के होकर रह गई, और पूरे बंगाल को वो एक चेतावनी दे गई। बंगाल को लेके पूरा भारत, आप भी देखते होंगे, आपका चैनल में भी इससे पहले बहुत सारे डिबेट हुए होंगे, ये पश्चिम बंगाल एक चैलेंज हो चुका है। इन्हें जनता से हट चुकी है, जनता ने इसको हटा दिया। और इनको जो विधायक है ना, इनके विधायक इनसे क्यों दूर जा रहे हैं? अभिषेक बनर्जी जब कैंपेन चल रहा था चुनाव के, तब उन्होंने जैसे जैसे बातें किए हैं, देखिए हमारे 330 हमारे कर्मी को इन्होंने हत्या की है, और बहुत के घर उजाड़े हैं, घर जलाए हैं। अभिषेक बनर्जी ने इतना भी बोला है जो 4 तारीख के दोपहर 12 बजे के बाद वो डीजे बजाएंगे। वो हमारे आदरणीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी को ललकार रहे थे। मतलब आपका ये कहना है कि इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है, ये अंदर का आक्रोश है जो इस वक्त ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है, आप ये कह रहे हैं? बचने के लिए लावनी जी, वो खुद को बचाने के लिए, देखिए उनके ऋतुव्रत तो क्या बोल रहे हैं, ऋतुव्रत तो बोल रहे हैं 26 दिन देखो क्यों छुपे थे। ये हम नहीं, ये टीएमसी के विधायक ऋतुव्रत जो अभी विरोधी दल नेता बन चुके, वो बोल रहे हैं 26 दिन कहाँ थे। और ममता दीदी ने भाईपो को लेके खड़ा कर दिया, ये कहां से, कोई आंदोलन में भी नहीं था, ये कहां से चले आए? ये परिवारवाद है, परिवार को अपने भतीजे को सत्ता देना है, इस सत्ता के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने आते ही कॉर्पोरेट बना दिया था टीएमसी को। ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, जरा एक चीज बता दीजिए, एक चीज जरा बता दीजिए। वैसे तो ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने इनकार कर दिया है, लेकिन क्या कुछ विधायक अगर आपके संपर्क में हैं, तो क्या बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है उनके लिए? नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने ये साफ कर दिया है, हम टीएमसी को लेंगे नहीं, कोई विधायक को नहीं लेंगे। ये साफ, हमारे एजेंडा साफ है। क्यों लेंगे? हमारे जरूरत भी नहीं है, बंगाल की जनता ने। ठीक है शाहीन साहब, ठीक है शाहीन साहब, बीजेपी ने तो इनकार कर दिया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी यानी कांग्रेस तो ऑफर दे रही है। शाहीन साहब को जरा लेकर आइए। शाहीन साहब, कांग्रेस ऑफर दे रही है इन्हें, भरोसा करेंगे आप इन पर भी? जी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर करप्शन के खिलाफ कोई पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रहा है तो वो हमारे नेता राहुल गांधी हैं और कांग्रेस पार्टी है। और रही बात आप जैसा कर रही है कि कांग्रेस ने दरवाजा खोल दिया है, ऑफर दे दिया है, तो आपको मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी कार्यकर्ता अगर वहां पे असहज महसूस कर रहे हैं तो उनके लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है। और ये एक ऐसी पार्टी है जो करप्शन में इतना डूबी हुई थी, आज अपने आप को बचाने के लिए वो भाजपा नहीं ले रही। अलग बात है, हो सकता है भाजपा का अभी वॉशिंग मशीन खराब हो गया है इसलिए, वरना आपने बहुत से करप्ट नेताओं को देखा है कि भाजपा में जाने के बाद, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि भाजपा में जाने के बाद वो वहां के वॉशिंग मशीन में ढूंढ करके उनका सारा करप्शन खत्म हो जाता है। तो भाई साहब, पार्टी तो आपकी ऑफर कर रही है ना, अधीर रंजन ऑफर कर रहे हैं, बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया ना, यहाँ तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आइए दरवाजा खुला हुआ है। बंगाल में सुनिए सुन लीजिए, बंगाल में आखिर क्यों भाजपा बचना चाह रही है? भाजपा, यहाँ पे हम लोग हमेशा बोलते आए हैं कि टीएमसी भाजपा की बी टीम है,
और रह रहकर मौके से उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया है। ये अच्छा तो है। आज वहां से बीजेपी की कितनी भी पार्टी है ये समझना होगा। ठीक है साहब, समझ गई मैं, आपकी बात भी समझ गई। यहाँ पर सुनील कौशिक जी, ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आ रही हूँ सर, एक ही कमेंट जल्दी जरा सबके ले लेने दीजिए। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, पहली बात तो यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी की कितनी भी पार्टी है। कोई कहता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, कोई कहता है आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पर टीएमसी भी बीजेपी की पार्टी हो चुकी है, बी पार्टी हो चुकी है कांग्रेस के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर ये जो परिस्थिति पूरी बनी हुई है, मैं दो सवाल आपसे पूछूंगी और दोनों का शॉर्ट आंसर चाहूंगी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि टीएमसी जिस तरह से टूट रही है, अंदर का असंतोष सामने आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ क्या टीएमसी का टूटना यानी कि सत्ता गई और ममता बनर्जी के हाथ से अब पार्टी भी जा रही है, और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस और वामपंथियों के लिए क्या ये एक अवसर बन रहा है बंगाल की पॉलिटिक्स में री एंटर करने के लिए, क्योंकि वैक्यूम हो जाएगा? जी देखो लावनी जी, ये पहला देश का एग्जाम्पल नहीं है। जिन नेताओं को उस प्रदेश की जनता ने बड़ा नेता बनाकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है, उस जनता ने या उस पार्टी के नेताओं ने दूसरी पीढ़ी को स्वीकार कभी नहीं किया। चाहे आप महाराष्ट्र का उठा लीजिए, शिवसेना का उठा लीजिए, एनसीपी का उठा लीजिए, बिहार में आप लालू प्रसाद यादव जी का उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में सपा का मुलायम सिंह यादव का उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बसपा का आप उठा लीजिए। जब समर्थकों को और उस पार्टी के बड़े नेताओं को जिन्होंने खून पसीना एक किया है, यदि उनको जब पता लगता है कि ये सत्ता किसी घर के आने वाली अगली पीढ़ी को या किसी घर के मेंबर्स को मिलने वाली है, तो धीरे धीरे करके मोहभंग होने लगता है। 2021 के चुनाव में भी अभिषेक बनर्जी का विरोध था, लेकिन आप सत्ता में पहुंच गए, इसलिए उस विरोध को दबा दिया गया। लगातार अभिषेक बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं में विरोध था। ये ममता बनर्जी को भी पता है, लेकिन अधिकतर जो भी मैंने एग्जाम्पल लावनी जी दिए हैं, बड़े नेता इसको अस्वीकार कर देते हैं, और जब अस्वीकार कर देते हैं तो फिर वही होता है कि पार्टी टूटेगी या खत्म होगी। तो वही स्तर पे आज टीएमसी खड़ी हुई है। आज अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी अलग कर दे, पार्टी नहीं टूटेगी, लेकिन मोह अधिकतर यही करता है। 2012 में मुलायम सिंह के नाम पर सत्ता मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बना दिया। उसके बाद क्या हुआ आप देख लीजिए, पार्टी टूटी और पार्टी टूटने के है और मोह नहीं खत्म हो रहा है, हुआ है मोह नहीं खत्म हो रहा है। बिल्कुल यही आपने मायावती जी ने अपने भाई को और भतीजे को आगे बढ़ाने का काम किया, बसपा सत्ता तक नहीं पहुंची। अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए शिवसेना का क्या हुआ, उद्धव ठाकरे के लिए आगे बढ़े, राज ठाकरे को आपने अलग करने का प्रयास किया, क्या हुआ ये देखा, पार्टी टूटी। यानी कुल मिलाकर राम प्रकाश पांडे जी, क्या आप लोग थोड़ा सा भी ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये जो परिस्थिति बन रही है ये टीएमसी के लिए अच्छी नहीं है? ममता बनर्जी जो ये दम भरा करती थी, राम प्रकाश जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा पैनल क्लियर कीजिए, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं श्याम प्रसाद जी आपके पास आ रही हूँ। राम प्रकाश जी को जरा जल्दी जोड़ने की कोशिश कीजिए। श्याम प्रसाद जी, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर वो जो आंतरिक असंतोष है वो भाई भतीजावाद को लेकर है, परिवारवाद को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हम मार्गदर्शक के रूप में, अपने लीडर के रूप में ममता बनर्जी को स्वीकार करते रहेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी स्वीकार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को नहीं छोड़ती हैं और पार्टी इस कगार पर आ जाती है कि पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, तो क्या यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बंगाल में, खासतौर से जो एक नई राजनीति की बात हो रही थी, क्योंकि खुद जो नया विपक्ष बन रहा है, जिसे जो नई टीएमसी बन रही है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बीजेपी की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर उसकी तारीफ करते हुए अब सुनाई और दिखाई देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ये? देखिए लावनी जी, हमने बहुत संघर्ष करके बंगाल में आए हैं। बंगाल की जनता की विश्वास जीतना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे 303 कार्यकर्ता की हत्या की गई, और देखिए बंगाल में जो सीपीएम वाले ने कांग्रेस के हाथ काटे थे, तो कांग्रेस से निकल के ममता दीदी ने टीएमसी बनाया। फिर ममता दीदी ने क्या किया, वही सीपीएम वही कांग्रेस को लेके बीजेपी के अगेंस्ट में गई। तो यहाँ पे तीनों घोटाला है। ये ऋतुव्रत बनर्जी कौन है? ये सीपीएम के हैं, सीपीएम के पुत्र हैं, अपने
बहुत चाहिए थे सीपीएम के, ममता दीदी ने उनको लिया, कांग्रेस को लिया, सबके लिए एक जोट बनाई थी। अभी आप बंगाल में देखिए, भाजपा के साथ लाने के लिए सबका साथ वो लेके चल रही थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्थिति नहीं है जी हमें लाभ होगी, क्योंकि हमें जनता ने ऐसे ही सत्ता दी है, हम पे विश्वास रख के दिया है। और हम तो चाहते थे कि एक विपक्ष जो हो वो स्ट्रॉन्ग विपक्ष बने, लेकिन कौन बनेगा, उनका घर का माजरा है, कौन रहेगा नहीं रहेगा, टूटेगा जुड़ेगा, ये तो टीएमसी है। क्योंकि हमें पता है टीएमसी रहने वाली नहीं है, क्योंकि इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका एक ही काम है, पब्लिक का पैसा खाओ, अपना घर बनाओ। अभी आप देखिए एक कट मनी रिटर्न कर रहे हैं टीएमसी के जितने नेता है, आपको टीवी चैनल में आप लोग दिखा रहे हैं, ये लोग जाके कट मनी रिटर्न कर रहे हैं, माइक में अनाउंस कर रहे हैं कि हम पैसा देंगे, हमारे पास पैसा लेके जाइए। घर जो राजमहल बनाए थे, जिनका झोपड़ी नहीं था, उनका करोड़ों का राजमहल बन चुका है। और ये भाईपो जो है ना, जिनके लेके इनमें गुस्सा है, इनको इतना करोड़ की संपत्ति कहां से आई? इनके बाप और उसके दादाजी का तो संपत्ति थे नहीं। एक कालीघाट में छोटी सी झोपड़ी में ममता बनर्जी रहती थी, तो वहां से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आ गया, ये तो बंगाल के पब्लिक जानना चाहता है। तो इसीलिए अभी जो इनके नेता जो है ना, जो एमएलए, वो भी इसमें फंसे हुए हैं, वो क्या जवाब देंगे? वो फंसे हुए हैं, ये बात ममता बनर्जी को और तमाम जो ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बचे हुए विधायक हैं, नेता है, उन्हें ये बात समझनी होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जरा राम प्रकाश जी को प्लीज जोड़ने का प्रयास कीजिए पैनल, जल्दी से जल्दी। मैं शाहीन साहब आपके पास आ रही हूँ। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि नहीं, हम तो उनको बुला रहे हैं जो कि भ्रष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि बंगाल में एकनाथ शिंदे मॉडल लागू किया जा रहा है। मैं सभी पार्टियों के, खासकर टीएमसी के सभी आम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देता हूं। तो वो किनकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे क्लियर होना होगा, ये क्लियर कीजिए। अभी एक तरफ आप कहते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं सभी को आमंत्रण देता हूँ, तो आप तो खुद मैं वही कह रहा हूँ। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा है, कार्यकर्ताओं का स्वागत है, नेता बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनको पता है कि हमारा सत्ता चला गया है, भाजपा सत्ता में आई है, बदले की राजनीति होगी, और जो करप्ट है वो अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई जोर ना हो, हम जेल ना जाए, हमें अदालत में पेश ना किया जाए, सीबीआई ईडी मेरे पीछे नहीं लगाई जाए, उससे बचने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ छोड़ रही है। आज भी हम लोग उसी बात पे कायम है। अधीर रंजन चौधरी जी ने वही कहा, मैं जो थोड़ी देर पहले आपको बोल के गया, कि कार्यकर्ताओं का स्वागत है। नहीं, बदले की राजनीति मुझे समझ में नहीं आया, कौन से बदले की राजनीति? अगर यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठती है तो क्या बदले की राजनीति हो जाएगी? बिल्कुल, सुनिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, समझाइए। मैंने क्या कहा? जो करप्ट नेता है वो ये समझ रहे हैं कि अब बदले की राजनीति होगी और हमें जेल में डाला जाएगा। ये मैंने अपनी बात नहीं की, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं की, मैंने करप्ट नेताओं की बात की है, जो अपने आप को टीएमसी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो 60 के 60 विधायक थे वो करप्ट थे, तभी वो अलग हो गए? वो 60 विधायक क्या करप्ट थे? नहीं, मैं आज क्या कहूंगा, आप लोग लगातार कहते आए हैं, भाजपा यहाँ पे आई थी तो करप्शन को हटाने के नाम पे बोल करके आई थी। तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, और आज बंगाल की जनता ने अगर उनको नकारा है। नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, ये जो 60 अलग हुए हैं, आपकी नजर में ये करप्ट है? ये जो 60 अलग हुए हैं, ये आपकी नजर में करप्ट है? सभी के सभी भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल, तृणमूल में भ्रष्टाचारी नेता हैं, चलिए, बहुत सारे जेल गए हैं, तृणमूल में भ्रष्टाचारी नेता है, और ये 60 के 60 आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है। जल्दी से संगीता एक अपडेट आपसे चाहती हूँ, क्योंकि खबर ये इस तरह से आ रही है कि पार्टी सिंबल को लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पर दावा ठोका जाएगा उस नए गुट की तरफ से जो अपने आप को असली टीएमसी कह रही है। उधर ममता बनर्जी पूरी तैयारी कर चुकी हैं कि कोर्ट की दहलीज तक कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएंगी। तो ये परिस्थिति किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या अपडेट आपके पास राइट नाउ अभी है?
लावनी जी, जिस तरह से सिंबल की आप बात कर रही हैं, लेकिन वहीं मेरे पास इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि ऋतुव्रत गुट में भी दरार पड़ने के संकेत जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ऋतुव्रत का जो गुट है उनके साथ जितने विधायक हैं, कुछ विधायकों ने ममता बनर्जी के साथ फोन पर संपर्क करने की कोशिश की है कि यानी कि राजनीति देखिए किस तरह से जो उलट फेर जो हो रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं हमने पहले आम आदमी पार्टी के समय भी देखा था और यही चीजें जो है हमने महाराष्ट्र में भी देखी थी और वही चीजें अभी पश्चिम बंगाल में दोहराई जा रही हैं। तो जिस तरह से सिंबल का मामला सामने आ रहा था, लेकिन जो खबर अभी जो निकलकर सामने आ रही है इसमें यह आ रही है कि ऋतुव्रत के गुट के कुछ विधायक जो है फिर से एक बार ममता बनर्जी से संपर्क कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से टीएमसी में जो विधायक है या फिर सांसद है वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो है, लेकिन एक चीज तो है, देखिए ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता है वो पहले भी हम बात करते थे कि उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा जो है लोगों के बीच पश्चिम बंगाल में है और साथ ही जो टीएमसी के जो नेता हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं है, जिस वजह से जो है जो टीएमसी को अभी जो पिछला चुनाव हुआ 2026 हमने देखा कि 80 सीटें जो है टीएमसी को मिली। हार का सामना करना पड़ा टीएमसी को और ये हार का सामना किस वजह से करना पड़ा, इसकी वजह जिसको लेकर हमने देखा था कि भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर महिलाओं को लेकर हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर हो, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस वजह से टीएमसी को इतनी बड़ी एक हार मिली। लेकिन अभी जो बार बार जो हर दिन हम नई नई चीजें जो देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं समझ पाना, एक तरह से क्लियर हो पाना, ये फिलहाल अभी संभव नहीं हो पा रहा है लावनी जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी हमने लेकिन एक चीज तो क्लियर है, आपने कहा लोकप्रियता, लेकिन लोकप्रियता जिस तरीके से घटी थी खासतौर से घुसपैठ के मुद्दे पर, क्योंकि बंगाल की जो असली जनता थी वो घुसपैठियों को पसंद नहीं कर रही थी। खैर अब हार हो चुकी है, अब लड़ाई सीधे सीधे पार्टी को लेकर है। रामप्रकाश जी आप फोन लाइन पर अब अपना हमारे साथ आ चुके हैं, मुझे लग रहा है कि शायद मौसम की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन एक सवाल सीधा आपसे पूछूंगी, जैसा कि अभी संगीता ये बता रही है कि भाई अभी ऋतव्रत गुट के भी कुछ लोग ममता बनर्जी के संपर्क में हैं, तो क्या ये माना जाए कि निगोसिएशन टेबल पर ममता बनर्जी का सर अभी भी उठा रहेगा या फिर उनको नजरें झुकाकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो परिस्थिति है वो ममता के साथ जाती हुई नजर नहीं आ रही है। रामप्रकाश जी देखिए, ममता बनर्जी का सिर झुका कभी नहीं था और उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को अपने कलेजे से हमेशा लगाया है और आज भी उनके जो हमारे जैसे भक्त हैं वो हमेशा भक्ति बन के रखेंगे और सिर नीचा करके ही बात करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें मातृ सम्मान लिया है और उन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती के लिए कुछ दिया है, कुछ किया है। आपने मां माना है, लेकिन आपकी ही पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बेटा तो सिर्फ एक ही को माना, अपना भाई, पुत्र, अपना साथी, संगी सब एक ही को मान लिया है और उसी मोह के चलते ही टीएमसी में ये हालात हो गए। अभिषेक बनर्जी की बात कर रही हूं मैं। आपके सामने जो बैठा हुआ है ना, मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता के हिसाब से, वो तो अपनी मातृ समान मानता है और मैं बोलता हूं मुझे बहुत कुछ दिया है, उनका स्नेह बहुत कुछ मिला है। तो जिनको केवल गद्दी का लोभ हो और पैसे कमाने का लोभ है, उनके लिए कुछ नहीं नजर आता हो। वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है, उनका प्यार पनपते परत है। और मेरे भाई एक मेरे बड़े प्रवक्ता बोल रहे थे कि कहते हैं यहाँ पर कि पैसे का, तो मैं ये बोलूंगा कि पश्चिम बंगाल की जनता बोलती है कि अदानी और अदानी के चप्पल चाटने वाली भारतीय जनता पार्टी। श्याम प्रसाद जी मुस्कुरा रहे हैं, काउंटर आंसर कर दीजिए। पैसे से जो चाट के आज जनता को खरीद रही और विधायकों को खरीद रही है, जनता के सामने आया है, बंगाल इनको जवाब देगा। भवानीपुर से भी हारे हैं, जिस तरह से हार मानने को नहीं बोलिए, सर झुकाने को लिए बोलिए, जनता ने उनका सर झुकाया है। किसी गाय को भाजपा को बोलने से पहले खुद को देखिए, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उसी तरह इनका वध बंगाल से ही भाईपो निकलते हैं चोर बोलती है, दीदी निकलते हैं चोर बोलती है, धर्म के नाम पर चोर बोलती है, पश्चिम बंगाल की जनता को चोर बोलती है, राम के नाम को बेचने का जो काम कर रहे हैं वो जनता के सामने है। भाई साहब, अरे किस राम की बात करते हो? मेरा राम तो जनता के सामने हाथ जोड़ करके आप खबर पाती होइए, हमने चोरी किया है, हमने डकैती किया है, हमने नौकरी चोरी की है, गरीबों की खाना चोरी किया है,
जमीन में घोटाले किए हैं। अब हम इन्हें आप क्षमा मांगिए जनता से। विवेकानंद की ये भूमि है, किस भूमि को बदनाम कर रहे हैं ये। राम प्रकाश जी, बहुत लोग अभी याद आ रहे हैं, अब प्रभु श्री राम भी याद आ रहे हैं, माँ दुर्गा भी याद आ रही है, स्वामी विवेकानंद जी भी याद आ रहे हैं, लेकिन काश ये सारे इन सभी का सम्मान आप लोगों ने पहले किया होता तो ये परिस्थिति नहीं होती। डॉक्टर कौशिक, एक बात जो पता नहीं होगा, आपके नॉलेज में दे देता हूँ। हाँ, बताइए। विवेकानंद का नाम लेके वोट मांगते हैं, उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम से विवेकानंद की जीवनी आप अपनी बात कीजिए ना, आप उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ क्या किया गया था? यहाँ तो जय श्री राम कहने पर पिटाई हो जाया करती थी, आज उसी के बाद देखिए ना, वहाँ खुलकर अब जय श्री राम कहा जाता है। यहाँ मैं सुनील कौशिक जी के पास जरा जल्दी से जाना चाहती हूँ क्योंकि समय खत्म हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सुनील कौशिक जी, देखिए, एक बात यहाँ समझनी होगी कि टीएमसी की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी आने वाले समय में, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण, जो बीते दिनों हमने देखा कि परिसीमन का मुद्दा था, नहीं पूरी तरह से उसे अमली जामा पहनाया जा सका, लेकिन अभी अभी ये भी खबर आ रही है कि टीएमसी के कुछ जो सांसद हैं वो परिसीमन के पक्ष में हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पहले विधायक और अब सांसदों की बारी है? और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई टीएमसी का जो भविष्य है वो खतरे में है, या फिर टीएमसी ममता बनर्जी की नहीं, अब एक नई टीएमसी का उद्भव होगा? डॉक्टर कौशिक, कांग्रेस से टूट करके टीएमसी का उदय हुआ, ऐसी टीएमसी हर हाल में टूटेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ममता जी भी अब नहीं रोक सकती। और मैं बड़ा महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं लावनी जी, मैंने कई एग्जाम्पल आपको दिए, अभी कई पार्टियों के एग्जाम्पल मैंने दिए, वही बिल्कुल सेट है, कोई नई चीज नहीं हो रही है उसमें। और ये बार बार लोग कहते हैं बी टीम है, सीबी, ईडी और ये तमाम एजेंसियों को लगा रखा है। आपको याद होगा राजस्थान में बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में चले गए थे, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, तो वहां ईडी सीबीआई कौन सी थी? अभी आपके बहुत दिनों से रामप्रकाश पांडे चैनलों पर बैठते हैं, कितनी एफआईआर इनके खिलाफ हो गई? ये तो उन शब्दों का उपयोग करते हैं जो संवैधानिक भी नहीं होती। एफआईआर हुई क्या? कभी ईडी सीबीआई इनके पास पहुंची क्या? कभी पुलिस पहुंची इनके पास क्या? केवल आप कहते रहिए, कहने से कुछ नहीं है, सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते। जो भ्रष्टाचार है, एजेंसियां वहां पहुंचेंगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है जेल जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। तमाम पार्टी प्रवक्ताओं को मैं देखता हूं चैनल पर, उन असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो एजेंसियां वहां भी पहुंच जानी चाहिए। क्या प्रवक्ताओं को तोड़ना आसान नहीं है क्या किसी सरकार के लिए, जो आप अपना पक्ष रखते हैं? प्रवक्ता तो वही सालों सालों से बैठ रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आइए हमारे यहां स्वागत है, लौट के आइए, तो क्या ईडी सीबीआई का डर नहीं रहेगा वहां पे? क्या या तो कांग्रेस में वो चले जाएंगे तो ईडी और सीबीआई वापस चले आएंगे क्या? फिर भी कार्रवाई होगी। तो कांग्रेस में कांग्रेस के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो अपने यहां क्यों बुला रहे हैं? और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि सब ईडी और सीबीआई के डर से जाएंगे। वो तो ईडी सीबीआई के डर से जाएंगे तो कांग्रेस में कैसे जाएंगे? फिर कांग्रेस का अस्तित्व वहां क्या रहा है? अधीर रंजन चौधरी को 10 साल से आप देखेंगी, सुनेंगी, तो मैं जहां तक मैंने समीक्षा की और आप भी करेंगी लावनी जी, कभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको गंभीरता से लिया ही नहीं। जब भी बातें राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर? शाहीन साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने जैसे ही कहा कि सुना नहीं गया अधीर रंजन जी को, शाहीन साहब ने हाथ उठा दिया। अब मैं नहीं जानता शाहिद नवाब खान साहब खान साहब कितना मिले होंगे धीरेन्द्र चौधरी से। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जानता हूं, मिलता हूं, बहुत एक नहीं कई वर्षों से। निश्चित तौर से मेरे सामने, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, कई बार उन्होंने दुख प्रकट किया है कि नेता मेरी सुनने के लिए तैयार। बताइए शाहिद जी। शाहिद जी जी बिल्कुल, हाँ, सुनील जी मुझसे बड़े हैं, आदरणीय है मेरे लिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनका। और उन्होंने जैसा कहा कि पता नहीं शाहिद जी कितनी बार अधीर जी से मिले हैं, तो हाँ सही बात है, हो सकता है वो मुझसे ज्यादा बार मिले होंगे। लेकिन रही बात जहां वो बोल रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें उस तरह से लिया ही नहीं है उनको, तो मैं उनको याद होगा कि पिछले एलओपी लीडर वही थे, ठीक है? अगर शीर्ष नेतृत्व नहीं लेती तो उनको वो जगह नहीं देती सर, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर आपको सर खान साहब, एलओपी लीडर के बाद जितनी भी बातें उन्होंने कही, कौन सी बात सुनी गई? केवल विधानसभा चुनाव में एलओपी लीडर बनाना बड़ी बात नहीं है। जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, आप उसको देखिएगा और उस रिपोर्ट के बारे में रंजन साहब से चर्चा कीजिएगा।
उस रिपोर्ट को भी नहीं पढ़ा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात है कि सब कुछ हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से होता है और सब कुछ मीडिया में आ जाए ऐसा तो कोई बात नहीं है। और हर कुछ अगर मेरे कहने के मुताबिक अगर मान लिया जाए तो फिर यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी हमारे पार्टी में? शाहिद साहब, ये डेमोक्रेसी का ही तो खेल है, सारा सवाल लोकतंत्र का ही है। पार्टियों के अंदर परिवारवाद और पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इसी को आपको भी समझना है। और उसका नतीजा अभी देखिए ना, एक अभी टीएमसी पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, यहाँ परिणाम ये क्यों आ रहा है, क्यों टीएमसी टूट रही है? गुस्सा तो परिवारवाद पे, आप भले ही कह दें कि ये ईडी सीबीआई बीजेपी का करा धरा, लेकिन आक्रोश परिवारवाद के खिलाफ है। नहीं सुनिए लावनी जी, परिवारवाद हर पार्टी में है और टीएमसी तब तक नहीं टूटी थी। चलिए ये मान लिया आपने कि कांग्रेस में भी परिवारवाद है, हर पार्टी में है, मतलब कांग्रेस में भी परिवारवाद है, कम से कम आपने ये मान लिया। नहीं, हर पार्टी में आप अलग तो है नहीं, आपने कह दिया ना हर पार्टी में, मतलब आपने मान लिया कि कांग्रेस में भी परिवारवाद है। चलिए मैं चलते चलते जरा राम प्रकाश जी से जल्दी से एक कॉमेंट ले लेती हूँ और श्याम प्रसाद जी से भी। श्याम प्रसाद जी, सबसे बड़ा सवाल पहले बीजेपी के सामने रखती हूँ। आ रही हूँ, हो गया शाहिद साहब, ठीक है। श्याम प्रसाद जी, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के सामने रखती हूँ क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में होती है कि सामने एक विपक्ष हो, तानाशाही नहीं चाहिए होती है, सत्ता पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, लेकिन यहाँ तो विपक्ष को लेकर ही सबसे बड़ा संकट है। विपक्ष हो और मजबूत विपक्ष हो। श्याम प्रसाद जी, हमें तो ये दुख है क्योंकि जब हम विपक्ष में थे, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष में थे, तब ने वहां पे स्पीकर हमसे ज्यादातर दिन हमको बाहर ही रख दिया, हमारे विधायकों को अंदर जाने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। अभी जब हम सत्ता में है वो तो देखे कि ममता बनर्जी को नेत्री मान लेना और उनकी बात को नहीं मान लेना, ये बात तो नहीं चलता है। नहीं ये श्याम प्रसाद, एक सेकंड राम प्रकाश जी, आप क्योंकि फोन लाइन पर हैं शायद आपको नहीं देख पा रहे होंगे। श्याम प्रसाद जी एक चीज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने तो विपक्ष को अंदर तक नहीं आने दिया, आप लोगों ने हमेशा बाहर रखा। तो श्याम प्रसाद जी, आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना, आप विपक्ष को सुनेंगे ना? हमारे मुख्यमंत्री ने शुभेंदु दा ने क्लियर कर दिया है, सबको अंदर रहना है, सब रहेंगे, किसी को सस्पेंड नहीं होगा। चलिए राम प्रकाश जी, आपके पास आ जाती हूँ। उन्होंने तो कह दिया, लेकिन विपक्ष होगा कौन? विपक्ष होगा कौन? कौन असली टीएमसी होगी? क्या माने अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने वाला है राम प्रकाश जी? देखिए, विपक्ष जो ममता बनर्जी जिस पर आशीर्वाद रखेगी वही विपक्ष होगा। लेकिन ऋतुव्रत जी को तो आज चाबी भी मिल गई, कमरा भी मिल गया, स्पीकर साहब ने तो विपक्ष का नेता भी मान लिया है, तो फिर क्या स्पीकर ने तो मान लिया ना, यतीन्द्र बोस जी ने कल मान लिया। बोर्ड में बैठे हैं जो चाबी दे सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं, उनके दुलारे बच्चा बने। लेकिन नंबर्स की बात करें ना, नंबर्स की बात करें, नंबर्स की तो बात कर लीजिए, अभी तो नंबर्स की बात तो कर लीजिए। स्पीकर को आपके विधायक ने अभी तो आपके पत्र बोले कि हमारे ऋतुव्रत जिनको ले गए थे वो कुछ हमारे बात करने लग गए ममता बनर्जी से। चलिए ठीक है, और सामने देखिएगा बात करने लगे हैं। ये बात कहाँ पहुंचती है, किस तरीके से? अब क्या ममता बनर्जी वाकई जो उनके ऊपर खास तौर से जो संकट गहराया हुआ है कि सत्ता गई, अब क्या पार्टी भी जाएगी, वो बचा पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने मन की बात कही। लेकिन इतना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में इस बार जो हुआ है, चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन्होंने न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर को बदल दिया, बल्कि कि यहां पर उस तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक तस्वीर भी बदलने वाली है, जिसके लिए ममता बनर्जी दम भरा करती थी कि उन्होंने खून पसीने से इसे खड़ा किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर टीएमसी को उन्होंने इतने प्रेम से खड़ा किया था, तो टीएमसी में अपने ही बेगाने क्यों होते जा रहे हैं? क्यों टीएमसी के अंदर ये आक्रोश है? क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ परिवारवाद का आरोप लग रहा है? ये स्वयं ममता बनर्जी को भी सोचने की जरूरत है। नजर फिलहाल हमारी भी बनी रहेगी कि क्या होता है पश्चिम बंगाल में। फिलहाल रणक्षेत्र को अभी यहीं रोकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।